हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ एक इंथैल्पीज़ के बारे में पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जिसमें से फर्स्ट है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता क्या है? अब यहाँ पे फॉर्मेशन वर्ड का यूज़ किया हुआ है, तो फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का बनना। ठीक है, जब भी रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाएंगे, एक नई चीज़ बना देंगे, तो हम उसे क्या कहेंगे? उस टाइम पे जितने भी अमाउंट में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब या फिर इवॉल्व आउट होगी 1 मोल सब्सटेंस के लिए, तो उसे हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। ऐसा इसकी डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है। देखिए, इट इज़ डिफाइंड एज द हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज फॉर्मेड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स अंडर given conditions of temperature and pressure. It is represented by del H F. del H stand for enthalpy and F stand for formation, यानी enthalpy of formation। इसे इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी हीट इवॉल्व होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी जब 1 मोल सब्सटेंस फॉर्म होगा फ्रॉम इट्स एलिमेंट से अंडर गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उस टाइम पे जितने भी अमाउंट में हीट एनर्जी इवॉल्व या फिर एब्जॉर्ब हो रही है उसे हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के नाम से जानेंगे। अब सेम यहाँ पे है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड वर्ड यूज़ कर दिया, कल भी बताया था इसके बारे में, दोबारा से देख लीजिए। स्टैंडर्ड अगर कहीं भी हम यूज़ करते हैं वर्ड, तो इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड इज डिफाइंड एज इंथैल्पी चेंज अकोम्पेनिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्म from its constituent elements, all the substances being in their standard state। यानी डेफिनेशन तो यही वाली है, सेम टू सेम, कोई चेंजमेंट नहीं है। सिर्फ क्या ऐड करना है आपको? इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। सारी चीज़ें स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए, यानी रिएक्टेंट भी स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए, प्रोडक्ट भी स्टैंडर्ड स्टेट में, टेम्परेचर प्रेशर भी। ठीक है, सिर्फ स्टैंडर्ड स्टेट आपको यूज़ करनी है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल एच नोट एफ। ये आपको बता दिया था। अगर नॉर्मल इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो डेल एच एफ यूज़ करेंगे। अगर कहीं भी स्टैंडर्ड वर्ड आ जाता है तो नोट का साइन लगा देंगे वहाँ पे। एग्जाम्पल देखिए, H2+I2 हाइड्रोजन गैस है, ये आयोडीन है, गैसेस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। दोनों जब कंबाइन होंगे तो क्या बना देंगे? HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। और इस टाइम पे जो इंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो कितनी है? 53.96 किलो जूल। और माइनस का साइन लगा हुआ है इसके आगे। इसका मतलब क्या है? ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर की रहेगी। इतने अमाउंट में हीट एनर्जी इवॉल्व आउट होगी जब ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो अब यहाँ पे देखिए 1 मोल ले रखा था रिएक्टेंट का, तो और यहाँ पे कितने मोल बन गए प्रोडक्ट के? 2 मोल बने हैं। तो फॉर 1 मोल, अगर 1 मोल के लिए हमें स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है तो इसे कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से। 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो जितनी एनर्जी आएगी वो 1 मोल के लिए आ जाएगी। ओके, डेल एच नोट आर अगर यहाँ पे रिएक्शन के लिए निकालना चाहते हैं तो किसके इक्वल रहेगी? समेशन ऑफ इंथैल्पी, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट तो ये है और रिएक्टेंट ये है। अगर इनकी इंथैल्पीज ये वाली वैल्यू जैसे यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये अगर आपको पता है तो यहाँ पुट कर देंगे, रिएक्टेंट ये यहाँ पुट कर देंगे। इनको माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन के इक्वल आ जाएगा। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है कार्बन की ग्रेफाइट के अंदर, जब ये अपनी ग्रेफाइट के एलोट्रोपिक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहता है तो 0 रहती है, यानी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसकी इक्वल टू 0 रहेगी, कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। बट जब स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालेंगे कार्बन की, जब ये डायमंड की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है उस टाइम पे कभी भी नॉट इक्वल टू 0 आएगी, यानी 0 कभी भी नहीं हो सकती है। तो ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना और नोट्स के अंदर इंक्लूड कर लिया। नेक्स्ट देखिए, इसमें इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इन वर्ड्स के ऊपर ध्यान देना है बस। न्यूट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है? आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी होगी प्रीवियस क्लास के अंदर, कि जब भी एसिड और बेस आपस में कंबाइन होते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं और उस रिएक्शन को हम क्या कह देते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है कि ये वो इंथैल्पी चेंज होता है जब कोई भी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, यानी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड बाय ए बेस और वाइस वर्सा। जब भी कोई एसिड और बेस इक्वल अमाउंट के अंदर आपस में रिएक्ट करते हैं तो उस टाइम पे डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन के अंदर जितने भी अमाउंट में ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी उस टाइम जितने भी अमाउंट में एंथैल्पी जो हीट एनर्जी है वो रिलीज होगी या फिर गेन होगी, उसे हम क्या कहेंगे? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है डेल एच न्यूट्रलाइजेशन के सिंबल से। यहाँ पे रिएक्शन बहुत ही फेमस रिएक्शन है, आपने बार बार पढ़ी है प्रीवियस क्लास में, वही दोबारा लिखी हुई है। HCl प्लस NaOH कन्वर्टेड इंटू NaCl, साथ में क्या बन रहा है? H2O। सॉल्ट प्लस वाटर बन गया, ये एसिड था, ये बेस था, ये सॉल्ट और ये वाटर। तो यहाँ पे जो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है उसकी वैल्यू आ रही है 57.1 किलो जूल, और ये माइनस के अंदर दे रखी है। इसका मतलब यहाँ भी इतने अमाउंट में एनर्जी इवॉल्व आउट हुई है, बाहर निकली है।
अगर आप इसकी डेफिनेशन को और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक और डेफिनेशन दी हुई है, इसे भी आप लिख सकते हैं। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन बनना चाहिए ना इसके लिए, तो क्योंकि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो देखिए ये क्या होता है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इट इज़ डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब। ये वो अमाउंट होता है, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ये वो अमाउंट होता है एंथैल्पी का या हीट का जो इवॉल्व होता है या फिर एब्जॉर्ब होता है व्हेन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, जब 1 मोल सब्सटेंस डिजोल्व किया जाता है गिवन अमाउंट ऑफ द सोल्यूट के अंदर। यानी जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस या सोल्यूट को डिजोल्व करवाया जाता है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, तो जितने अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी उसे हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इफ सॉल्यूशन इज टेकन इन एक्सेस, अगर हमने सॉल्यूशन एक्सेस के अंदर लिया हुआ है, सो दैट नो फर्दर हीट इज इवॉल्व ऑन डाइल्यूशन, तो उस टाइम पे अगर आप फर्दर उसके अंदर वाटर का एडिशन कर रहे हैं, उसका डाइल्यूशन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हीट एनर्जी इवॉल्व नहीं होगी। इट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और उस कंडीशन में आप क्या कह देंगे, कौन सी टर्म है ये, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यानी वहाँ पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया आपने, अनलिमिटेड डाइल्यूट कर चुके हो, बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्वेंट का एडिशन करवा दिया। और जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होता है ये सिर्फ एक चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये किस किस पे डिपेंड करेगा, डेल एस सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी, दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी के ऊपर डिपेंड करेगा। और इसे जो लैटिस एंथैल्पी है इसे बोर्न हैबर साइकिल की हेल्प से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ये साइकिल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बना के बताऊंगी, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। देखो इसमें कुछ डेरिवेशन ऐसा नहीं है, सिर्फ डेफिनेशंस हैं, ये आपको याद करनी है, एग्जांपल्स हैं वो आपको याद करने हैं। तो आप इनकी डेफिनेशन अच्छे से प्रिपेयर कर ले, सारी सेम टू सेम है, जिसमें एंथैल्पी का नाम यहाँ पे आएगा, जैसे सॉल्यूशन है, न्यूट्रलाइजेशन है, फॉर्मेशन है, सिर्फ उसके रिगार्डिंग थोड़ी सी चेंजमेंट होती है आपकी डेफिनेशन के अंदर। अब यहाँ पे सिर्फ एक नई टर्म आई है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है, तो बस ये आपको और एक्स्ट्रा में याद करना है। अदरवाइज चीज़ें सारी की सारी वही है, इसमें कोई भी नई चीज़ ऐड नहीं हो रही है। तो यहाँ तक जो है आप याद कर ले। इसमें जो एग्जाम्पल है और बॉर्न हैबर साइकिल के रिगार्डिंग वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगी।